रूस के रक्षा बजट में जहां रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, आखिरकार क्या और तबाही मचाने के मोड में है रूस? तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हाहाकार क्यों मच गया है? ममता के एक बयान का तीखी प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिकॉर्ड रक्षा बजट को मंजूरी दे दी है। इसमें सरकार के कुल खर्च का 1/3 हिस्सा अलग रखा गया है। इस वृद्धि का प्रमुख कारण यूक्रेन युद्ध में रूसी सैन्य संसाधनों का बेतहाशा इस्तेमाल है। रविवार को प्रकाशित 2025 के बजट में राष्ट्रीय रक्षा के लिए लगभग $126 बिलियन आवंटित किए गए हैं, जो सरकारी खर्च का 32.5% है। रक्षा बजट इस साल के पिछले रिकॉर्ड से लगभग $28 बिलियन अधिक है। रूस के नए 3 वर्षीय बजट में 2026-2027 के लिए सैन्य खर्च में मामूली कमी का अनुमान है। रूसी संसद के दोनों सदनों के सांसदों ने बजट को मंजूरी दी है। रूस का यूक्रेन में युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा संघर्ष है। मॉस्को वर्तमान में अग्रिम पंक्ति के प्रमुख स्थानों पर बढ़त बना रहा है और कुर्स्क क्षेत्र में जवाबी हमला कर रहा है। कुर्स्क पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन रूस ने इस क्षेत्र के लगभग 50% इलाके पर दोबारा कब्जा जमा लिया है। कुर्स्क पर कब्जे को इस साल की एकमात्र बड़ी सैन्य सफलता माना जा रहा है। यूक्रेन में पिछले 3 वर्षों से जारी लड़ाई के कारण रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। पश्चिमी हथियारों के हमले में रूस को बड़ी मात्रा में अपने सैन्य संसाधनों को भी खोना पड़ा है। सेना भी लगातार युद्ध लड़ते लड़ते थक गई है। इस कारण रूस को दोबारा अपने हथियारों के गोदाम को भरने की जरूरत महसूस होने लगी है। रूस को सिर्फ यूक्रेन से ही नहीं बल्कि परोक्ष रूप से नाटो से भी मुकाबला करना पड़ रहा है। यूक्रेन हमेशा से ही सामग्री और जनशक्ति दोनों के मामले में रूस से पीछे रहा है। हालांकि उसे अपने पश्चिमी सहयोगियों से अरबों डॉलर की मदद मिली है। इसमें सोमवार को जर्मनी द्वारा दिए गए नए सैन्य उपकरणों से आधे बिलियन से अधिक शामिल है। जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की सैन्य मदद की। इसमें तोप के गोलों से लेकर मिसाइलें, टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे हथियार शामिल हैं। रूस के पास अधिक हथियार, अधिक गोला बारूद, अधिक सैनिक हैं, लेकिन इसकी अर्थव्यवस्था और जनसंख्या पर दबाव बढ़ रहा है। रूस ने पिछले 2 सालों में अपने सैन्य खर्च में भारी वृद्धि की है और इसकी अर्थव्यवस्था में संकट के संकेत दिख रहे हैं। मुद्रास्फीति अधिक हो रही है और कंपनियों को श्रम की कमी का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए रूसी सेंट्रल बैंक ने अक्टूबर में ब्याज दरों को 21% तक बढ़ा दिया, जो दशकों में सबसे अधिक है। इस बीच यूक्रेन को अपने सहयोगियों से महत्वपूर्ण सैन्य सहायता मिल रही है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने सोमवार को हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के एक समूह द्वारा अगरतला में अपने सहायक उच्चायोग पर किए गए हिंसक प्रदर्शन का विरोध किया और घटना के गहन जांच की मांग की। भारत ने प्रदर्शनकारियों द्वारा बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के परिसर में तोड़फोड़ की घटना को बेहद खेदजनक बताया है। बांग्लादेश में दास की गिरफ्तारी के साथ साथ देश में हिंदू समुदायों पर हो रहे हमलों के विरोध में हजारों लोगों ने त्रिपुरा की राजधानी में बांग्लादेशी मिशन के पास एक विशाल रैली निकाली। एक बयान में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अगरतला के प्रदर्शनकारियों को परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी गई, जिसके बाद उन्होंने ध्वज स्तंभ को तोड़ दिया और बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को अपमानित किया। बयान में कहा गया कि प्राप्त ब्यौरों से निर्णायक रूप से पुष्टि होती है कि प्रदर्शनकारियों को पूर्व नियोजित तरीके से बांग्लादेश सहायक उच्चायोग के मुख्य द्वार को तोड़कर परिसर में आक्रामक रुख अख्तियार करने की अनुमति दी गई थी। इसमें कहा गया कि ये अफसोस की बात है कि परिसर की सुरक्षा के लिए मौजूद स्थानीय पुलिसकर्मियों ने शुरू से ही स्थिति को कंट्रोल करने में सक्रियता नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि इस घटना ने परिसर में मौजूद अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। ढाका ने भारत सरकार से इस घटना के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि राजनयिक मिशनों की सुरक्षा करना मेजबान सरकार की जिम्मेदारी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सरकार नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग और देश के अन्य मिशनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही है। पर इन सब के बीच में ममता बनर्जी का बयान यहाँ पर बौखला देने वाला बना है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की मौजूदा परिस्थितियों को लेकर वहां पर शांति सेना भेजे जाने की मांग की है। इस पर बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने ममता बनर्जी के बयान को कमतर आंका है। सोमवार को स्टेट गेस्ट हाउस पद्मा में राजनयिकों को ब्रीफिंग के बाद सवालों का जवाब देते हुए तौहीद ने ममता बनर्जी की टिप्पणियों को उनकी शैली का विशिष्ट उदाहरण बताया और कहा कि उन्हें बयान के पीछे का तर्क समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं, उनके घर भी गए हैं, लेकिन उनका मानना है कि उनकी टिप्पणियां सही कदम नहीं है। पूर्व विदेश सचिव तौहीद ने अपने राजनयिक कैरियर में कोलकाता में बांग्लादेश मिशन में भी काम किया है। उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी के बयान को उनके लिए खास मानता हूं। मुझे समझ नहीं आता है कि उन्होंने ये बयान क्यों दिया। व्यक्तिगत रूप से मैं परिचित हूं, मैं उनके घर भी गया हूं। मुझे नहीं लगता है कि उनके लिए सही कदम है। राजनेता अक्सर राजनीतिक दृष्टिकोण से बयान देते हैं। मेरा मानना है कि इससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में उन्हें मदद मिलेगी, लेकिन ये मेरा विचार है। इस ब्रीफिंग में मोहम्मद तौहीद हुसैन ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को भारतीय मीडिया द्वारा फैलाया जा रहा दुष्प्रचार बताया है। ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने बांग्लादेशी हिंदू नेता और सनातनी जागरण जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी पर विशेष रूप से चर्चा की। हिंदू समुदाय के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमें लगा कि गलतफहमी की संभावना है और गलत सूचना फैलाने का अवसर है, खासकर मीडिया। हालांकि मैं किसी देश के मीडिया का नाम नहीं ले रहा हूं। जितना संभव हो सके नकारात्मक दृष्टि की ओर कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसलिए हमारा मानना है कि राजनयिकों द्वारा यहाँ मौजूद प्रतिनिधियों को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है ताकि वास्तविक स्थिति को समझ सकें। उनके पास कुछ तंत्र है, लेकिन हमने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लगभग सभी लोग यहाँ के ही है। उन्होंने आगे कहा कि हमने कहा है कि सांप्रदायिक सद्भाव हमारे समाज का अभिन्न अंग है। सरकार इसे बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। किसी को भी उनकी धार्मिक पहचान के कारण पीड़ित नहीं किया जाएगा, हम सुनिश्चित करेंगे। सरकार ने पिछले 4 महीनों में इस संबंध में महत्वपूर्ण सफलता दिखाई है। हालांकि इससे कहीं अधिक अराजकता की संभावना थी, लेकिन हम स्थिति को नियंत्रित करने में कामयाब रहे। दुर्गा पूजा जैसे त्योहार शांतिपूर्ण रहे। ऐसा नहीं है कि कोई घटना नहीं हुई, 1 या 2 घटनाएं हुई, लेकिन ये हर साल होती है। जब उनसे पूछा गया कि गलत सूचना के प्रसार के संबंध में वो किस देश की मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं इस बारे में बहुत स्पष्ट हूँ। मुख्य रूप से ये भारतीय मीडिया है। हालांकि अन्य मीडिया आउटलेट ने भी भारतीय मीडिया के विचारों को प्रचारित किया है। इस बारे में कि क्या, उन्होंने कहा कि हम जो संदेश देना चाहते हैं वह यह है कि यह सरकार किसी भी तरह की सांप्रदायिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हम सभी के साथ समान व्यवहार करेंगे। यही संदेश हम सभी को देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। अगर कोई अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ये संदेश सभी को दे दिया गया है। अगर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया होती है तो उसका आधिकारिक तौर पर समाधान किया जाएगा। बाकी बातें मैंने सामान्य तरीके से कही। उन्होंने कहा कि आज की ब्रीफिंग में मैंने विशेष रूप से भारत के बारे में बात नहीं की, मैंने मीडिया के बारे में बात की। बैठक में भारतीय उच्चायोग के प्रतिनिधि मौजूद थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने चिन्मय कृष्णदास के बारे में राजनयिकों को क्या जानकारी दी, तो उन्होंने कहा कि मैंने ब्रीफिंग में इनका उल्लेख किया। मैंने उनकी गिरफ्तारी से जुड़ी परिस्थितियों के बारे में बताया। मैंने अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद पैदा हुई अव्यवस्था को लेकर बताया। उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए विरोध करने में वो सक्षम है। हम उन्हें अपनी स्थिति से अवगत कराएंगे, निश्चित रूप से अपने देश को इसके बारे में सूचित करेंगे। अब यहाँ पर दरअसल क्या कहा था ममता ने कहा था कि यूएन को इस मामले में आना चाहिए और यूएन की सेना यहाँ पर आनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।